आज हम लोग जो पृष्ठ रसायन है उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले में अधिशोषण समाप्त कर लिया है। आज अधिशोषण के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण जिसको कैटालिसिस भी कह सकते हैं। तो उत्प्रेरण का नाम तुमको पहले से पता होगा कि उत्प्रेरण क्या करता है। जब कोई पदार्थ की उपस्थिति से, किसी पदार्थ की उपस्थिति से किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की दर घट या बढ़ जाती है तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। तो पहले से ही ये शब्द से परिचित हो। जब किसी पदार्थ की उपस्थिति से, किसी पदार्थ की उपस्थिति से रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर प्रभावित होती है उत्प्रेरक कहलाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर प्रभावित होती है, वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। यह प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। तो यह उत्प्रेरक जो है तुमको सक्रियण ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। अगर सक्रियण ऊर्जा में कमी करके यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है और उसमें कम वृद्धि करके प्रतिक्रिया की दर को कम भी कर सकता है, तो उस स्थिति में इसको हम लोग विस्कारक के रूप में भी प्रयोग करते हैं कि यह उत्प्रेरक एक पॉजिटिव कैटालिसिस हो सकता है जो प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा दे, और एक जो होता है कि जो प्रतिक्रिया की दर को घटा दे। तो एक उदाहरण के रूप में जैसे है तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि जब पोटेशियम क्लोरेट का हम लोग जल अपघटन का मतलब पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग जब गर्म करते हैं तो उदाहरण के लिए पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का अपघटन 1873 केल्विन उच्च ताप पर होता है। उच्च ताप पर होता है, जबकि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह 473 केल्विन पर अधिक तीव्रता से हो जाता है, अधिक तीव्रता से संपन्न होता है। तो यहाँ पर जैसे कि इसका प्रतिक्रिया हो गया तुमको KClO3 और इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये क्या बन जाएगा? 2KCl + O2 ऐसा बन जाएगा ये। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक दे दीजिए तो 473 केल्विन तक में ये हो जाएगा। लेकिन नहीं दीजिएगा तो आपको टूटेगा, लेकिन ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा लग जाएगा ताप आपको। तो ये तुमको एक उदाहरण हुआ कि उत्प्रेरक। उसके बाद कुछ पदार्थ का जो कि परिभाषा और लिख देते हैं। वर्धक एक पदार्थ होता है, वर्धक, प्रमोटर। वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, वर्धक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्धक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में Fe उत्प्रेरक
एवं मोलिब्डेनम एमओ वर्धक है जो Fe उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। और इसका उल्टा होता है तुमको विषकारी, पॉइजन, वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता घटा देते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, विषकारी कहलाते हैं। ये विषकारी कहलाता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषकारी कहते हैं। विषकारक पदार्थ पॉइजन कहलाता है। तो पॉइजन तुमको क्या होगा? जो कि इसके क्रियाशीलता को क्या कर देगा? कम कर देगा। उदाहरण के लिए एल्काइन से एल्कीन बनाने में, एल्काइन से एल्कीन के निर्माण में पीडी उत्प्रेरक, किंतु उत्प्रेरक एवं BaSO4 क्विनियोन, BaSO4 या चारकोल विषकारी का काम करते हैं, विषकारी का कार्य करते हैं। ये तुमको ये विषकारक का एक उदाहरण हुआ। इसकी क्रियाशीलता को घटा देता है। जैसे कि एल्काइन है, जैसे कि तुमको अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें H2 डालेंगे तो इसमें अगर PD प्लस BaSO4 इन क्विनोन के उपस्थिति में, तो ये तुमको बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मान लेते हैं कि तुमको अगर ये नहीं डालोगे, सिर्फ PD डाल दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस तब 2H2 से ये बन जाता है, तुमको सिर्फ PD डालेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ये तो ये देखो एल्कीन बनाना है, तो ये देखो क्रियाशीलता अगर सिर्फ ये इसकी क्रियाशीलता कम कर, इसमें दो नहीं, तो अगर क्रियाशीलता बढ़ जाए तो एल्कीन बन जाएगा। और अगर ये कम कर दिया तो क्या बन गया? एल्कीन बन गया। तो ये तुमको क्रियाशीलता को क्या कर दिया? कम कर दिया इसकी उपस्थिति में, और नहीं तो क्या कर दिया? और ज़्यादा क्रियाशील होकर क्या बन जाता? ज़्यादा दो चरण प्रतिक्रिया हो जाती संपन्न। तो इस तरह का उदाहरण है कि इसको कंट्रोल करने में भी ये काम आता है। ये उत्प्रेरण का परिभाषा हो गया, विषकारक, वर्धक, इन सबों की भी परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसमें तुमको उत्प्रेरण का दो तरह का उत्प्रेरण होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, एक समांगी उत्प्रेरण जिसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस, और दूसरा हो गया विसमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण का मतलब ये हो गया ऐसा उत्प्रेरण की वह घटना जिसमें कि अभिकारक या अभिकर्मक भी जिसको कहते हो, या प्रतिकारक भी जिसको कहते हैं हम लोग। प्रतिक्रिया में प्रतिकारक होता है और प्रतिफल होता है। तो प्रतिकारक या अभिकर्मक या अभिकारक, इसका जो फेज होगा, इसकी जो भौतिक अवस्था होगी और जो उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, वो दोनों अगर समान हो तो ऐसा उत्प्रेरण क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण। और विसमांगी उत्प्रेरण क्या हो जाएगा? जबकि दोनों के जो कि मैंने अभिकर्मक की जो भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अगर भिन्न भिन्न होगी तो वह प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी? वह प्रतिक्रिया विसमांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। तो अब लिखते हैं समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण होमोजीनियस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण।
उत्प्रेरण की वह घटना जिसमें क्या हो, उत्प्रेरण की वह घटना जिसमें, उत्प्रेरण की वह घटना, वह घटना जिसमें, उत्प्रेरण की वह घटना जिसमें अभिकर्मक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो, एक जैसा हो, उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो 3 उदाहरण तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में हैं, उसको मैं उदाहरण दे देता हूं यहाँ पर, उसकी प्रतिक्रिया में लिख दे रहा हूं। जैसे कि तुमको जब सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कि हम लोग संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, तो उसमें तुमको SO2 जो गैस प्रावस्था में है, इसमें O2 भी गैस प्रावस्था में है, और इसमें तुमको जो उत्प्रेरक हम लोग इसमें यूज करते हैं NO, ये भी गैस में है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और इससे SO3 गैस बनता है। ये तो इसकी प्रावस्था से मतलब नहीं, ये अभिकर्मक और इसकी प्रावस्था बिल्कुल सेम है, अर्थात ये कैसा हुआ, तुमको समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हुआ। संपर्क विधि में तुमको बनाओगे इसका, जो इसको लेड में, इसको इसमें फिर वाटर डाल देने से, इसमें पानी डाल देते हैं, H2SO4 बन जाता है। दूसरा तुमको उदाहरण दे सकते हो इसमें, दूसरा उदाहरण है तुमको, जबकि हम लोग डाल सकते हैं इसमें CH3COO CH3, जिसको ईस्टर कहते हैं, ये ईस्टर हो गया तुमको, ईस्टर प्लस वाटर। इसमें अगर तुमको H2SO4 डाल दो, H2SO4, और तब बन जाएगा तुमको CH3COOH प्लस CH3OH, ये तुमको बन गया ये अल्कोहल, और ये कार्बोनिक अम्ल बन गया, और ये है ईस्टर, ईस्टर का जल अपघटन, ये है ईस्टर का जल अपघटन, ईस्टर ये जल अप है। ये तुमको H2SO4 की उपस्थिति में हो जाएगा, या HCl की भी उपस्थिति में हो जाता है। इसमें HCl भी, तुम्हारे बुक में शायद HCl ही दिया हुआ है, तो इसको HCl भी दे सकते हो, ईस्टर का जल अपघटन में HCl कोई भी अम्ल डाल सकते हो। तीसरा उदाहरण तुमको कह सकते हो कि जैसे कि तुमको सुक्रोज है, C12H22O11 सुक्रोज, इसमें जल डाल देंगे तो जल H2SO4 की उपस्थिति में डाल दो, तो ये तुमको ग्लूकोज बन जाएगा, और साथ साथ फ्रक्टोज भी बन जाता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, दोनों की संरचना अलग होती है, और ये है सुक्रोज, यह सुक्रोज है। सुक्रोज से क्या बन गया, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर H2SO4 की उपस्थिति में ये बन गया तुमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ईस्टर का जल अपघटन करेंगे तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल, यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल और यह है अल्कोहल। तो ये तुमको किसका हो गया, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। अब है तुमको कुछ बीज समांगी उत्प्रेरण है। बीज समांगी उत्प्रेरण का परिभाषा समझ में आ ही रहा होगा कि जब दोनों की भौतिक प्रावस्था क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो यहाँ परिभाषा तो आ जाएगा, लेकिन उदाहरण के लिए मिटाना पड़ेगा, बाद में मिटा देंगे। विसमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, HETERO, HETROGENOUS, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। वैसी उत्प्रेरण प्रक्रिया, ऐसी उत्प्रेरण प्रतिक्रिया जिसमें अभिकर्मक एवं उत्प्रेरक की भौतिक प्रावस्था भिन्न हो विसमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विसमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विसमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो विसमांगी उत्प्रेरण के जो उदाहरण हैं, तुमको 3-4 उदाहरण तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, जैसे उदाहरण लिख लेते हैं यहाँ पर प्रतिक्रिया में। पहला, SO2 + O2
इसको तुम डाल सकते हो, इससे तुम जो बनाओगे SO3 जो बना रहे हो, इसमें PT या V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड भी यूज करते हैं। जैसे तुम्हारी किताब में PT यूज किया गया तो इसको PT ही मैं लिख देता हूँ। जैसे NO डाल दिया तो देखो दोनों गैस था सब तीनों, तो ये समांगी उत्प्रेरण में गया, और यहाँ प्लेटिनम से भी उत्प्रेरित किया जा सकता है, तो ये ठोस हो गया, ये गैस हो गया दोनों, तो ये विसमांगी हो गया। दूसरा तुमको उदाहरण ले सकते हो N2+H2 जो कि अमोनिया हैबर विधि है, तुमको N2+H2 से क्या बन गया तुमको Fe और मोलिब्डेनम डाल दोगे इसमें अभी जैसा हैबर विधि में, तो इससे बन जाएगा अमोनिया गैस का बनना। ये भी क्या होगा, विसमांगी उत्प्रेरण हो गया। तीसरा तुमको वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल लिक्विड अवस्था में है, प्लस हाइड्रोजन ये गैस है, और इसमें उत्प्रेरक जो है तुमको निकेल जो है ठोस अवस्था में, तो इससे वनस्पति घी बन जाता है जिसको डालडा वगैरह कहते हो। तो ये तुमको डालडा जिसका एक कंपनी है, प्रसिद्ध कंपनी है, तो ये तुमको क्या हो गया, ये एक विसमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। और भी विसमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि NH3+O2। चौथा है तुमको NH3+O2, ये PT के उपस्थिति में तुमको बना देते हैं NO+H2O। तो ये भी ये इसमें क्या होगा, ये तुमको PT होगा, ठोस अवस्था में है, ये गैस प्रावस्था में है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये तुमको विसमांगी उत्प्रेरण के और समांगी उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हो गए। अब है तुमको विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। ये तुमको विसमांगी उत्प्रेरण किस प्रकार से होता है, तो विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विसमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको जो है, यह जो प्रक्रिया है विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण के आधार पर, विसमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है, ठोस की सतह पर गैस के अणु जो हैं वह तुमको अधिशोषित होते हैं और वहीं पर रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, और इस प्रकार से यह प्रक्रिया उत्प्रेरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको हम लोग 5 चरण में क्या कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत, तो अधिशोषण सिद्धांत में ये क्या हो गया तुमको, विसमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विसमांगी उत्प्रेरण में तुमको ठोस के सतह पर लिख लेते हैं थोड़ा सा। विसमांगी उत्प्रेरण में गैस के अणु ठोस की सतह पर अधिशोषण कर ठोस की सतह पर क्या करता है, अधिशोषण करता है, अधिशोषण कर रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न करती है। रासायनिक प्रतिक्रिया संपन्न करती है। इसके 5 मुख्य चरण हैं। तो इसके 5 चरण में से हम लोग बांट सकते हैं। पहला चरण में क्या होता है, गैस के अणु ठोस की सतह की तरफ विसरण करते हैं, मतलब उसके साथ मिलता है, विसरण करते हैं, और विसरण करने के बाद जब उधर की तरफ विसरण होगा, उसके साथ मिलेगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसका अधिशोषण होता है। दूसरा चरण हो गया तुमको, सेकेंड चरण में गैस के अणु ठोस की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित हो जाते हैं। ये तुम्हारा हो गया तीसरा नंबर। तो गैस के अणु इसके सतह पर क्या होगा, अधिशोषित हो जाते हैं। और ये तुमको हो गया तीसरा नंबर क्या होगा, ठोस का जो तुम्हारा है
वह गैस की सतह पर गैस जो है ठोस की सतह पर क्या हो गया, अधिशोषित हो गया। अब अधिशोषण के बाद क्या होगा, उसके सतह पर पर्याप्त उसमें मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, और उसमें गतिशील होकर के वह दोनों एक दूसरे से, दोनों जो अभिकर्मक हैं वो गैस के अणु एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं, और इस प्रकार कहते हैं ठोस की सतह पर गैस के अणु प्रतिक्रिया संपन्न करते हैं, प्रतिक्रिया संपन्न करेगा। और उसके बाद ये होना चाहिए कि ये जो प्रतिक्रिया प्रतिफल का ठोस की सतह से विशोषण, मतलब वहाँ से हट जाना चाहिए, विशोषण होता है, मतलब विशोषण होगा, नहीं तो फिर ठोस की सतह पर अगर जमा हुआ ही रह जाएगा, विशोषण अगर नहीं हुआ, डिजॉर्प्शन जो प्रतिफल बना तो वह जमा ही रह जाएगा, तो फिर आगे अधिशोषण की प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये सब काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। पांचवा है तुमको प्रतिफल का ठोस की सतह से दूर विसरण। तो ये तुमको 5 चरण में इसको हम लोग बांट सकते हैं। पहले क्या हुआ कि पहले जो गैस के अणु हैं जिसको प्रतिक्रिया करना है वह ठोस की सतह की तरफ विसरित हुए, फिर उसमें अधिशोषित हो गए, और अधिशोषित इतना टाइटली भी ना हो कि वह उसका मूवमेंट पूरा खत्म हो जाए। अगर पूरी गतिशीलता खत्म हो जाएगी तब क्या होगा कि आपका प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा अणु। इसलिए गति माने अधिशोषित भी हो लेकिन बहुत टाइटली भी नहीं हो, उसकी गतिशीलता बरकरार रहे, और वह रासायनिक प्रतिक्रिया करके जो प्रतिफल बनाए वह प्रतिफल जो है उसके सतह पर अधिशोषित नहीं होना चाहिए। अगर वह अधिशोषित होगा तो आगे जो वह तो पूरा क्षेत्रफल भर जाएगा, तो फिर आगे पर अधिशोषण की जो कि तुमको प्रतिक्रिया है वह क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, अधिशोषित नहीं होना, अधिशोषित मतलब ये विशोषण होना चाहिए उसका, और फिर उसके बाद दूर की ओर हट जाना चाहिए। और यह प्रक्रिया बार बार चालू रहेगी। जैसे कि तुमको कोई भी इसका उदाहरण है, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे, जैसे इस तरह गैस का, जैसे N2+H2 से Fe, N2+H2 की सतह पर ऐसा करेगा, या तुमको इथाइन जो है और H2 निकेल के सतह पर जाके इथीन या इथेन बना सकता है, उसमें भी यही भूमिका होती है। जितना भी विसमांगी उत्प्रेरण है उसमें यही प्रक्रिया होती है। ठोस जो कैटलिस्ट है जो विसमांगी उत्प्रेरण करते हैं उसकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। ठोस उत्प्रेरक की मुख्य 2 विशेषताएं हम लोग कह सकते हैं। सक्रियता, यह काफ़ी मतलब कि एक्टिव होता है। यह मतलब कि इसके बिना जो है तुमको अगर ये नहीं डालोगे तो प्रतिक्रिया होगी ही नहीं। अगर N2H2 को अगर Fe वहाँ पे हटा दें जैसे लोहा, तो अमोनिया का निर्माण नहीं होगा। तो ये काफ़ी क्या है, इसकी यह सक्रियता काफ़ी बढ़ा देती है प्रतिक्रिया की दर को। दूसरा होता है वर्णात्मकता, कि यह बिल्कुल ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं, ठोस उत्प्रेरण की विशेषता। पहला नंबर है सक्रियता। ठोस उत्प्रेरक गैसों के बीच प्रतिक्रिया को, गैसों के बीच प्रतिक्रिया की दर को काफ़ी बढ़ा देता है, इनफैक्ट इसकी अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया लगभग नहीं के बराबर संपन्न होती है। यह काफ़ी सक्रिय होता है। दूसरा होता है इसकी वर्णात्मकता, चयनात्मक, सिलेक्टिविटी। उत्प्रेरण की जो घटना होती है काफ़ी चयनात्मक होता है। उत्प्रेरक अगर अभिकारमक समान भी हो लेकिन उत्प्रेरक अलग अलग हो तो प्रतिक्रिया के जो प्रतिफल हो सकते हैं वो अलग अलग होते हैं। उत्प्रेरण की प्रक्रिया चयनात्मक होती है।
चयनात्मक होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि तुमको अगर CO और H2 ही तुम आप डालें, ये अगर अलग अलग हम लोग जबकि यहाँ पर उत्प्रेरक डालेंगे तो ये प्रतिक्रिया अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि PT डाल दिए तो यहाँ पर हो जाएगा CH4 प्लस H2O बन सकता है, ये CH4 प्लस H2O। अब इसी उत्प्रेरक में इसी प्रतिकारक सेम रखें हम लोग, Cu और Zn डाल दें, Cu और Zn, तो ये तुमको CH3OH मिथाइल अल्कोहल बना सकता है। और सेम अभिक्रमक अगर हम सिर्फ Cu डालें तो इसमें तुमको फॉर्मल्डिहाइड बना सकता है ये। तो ये उत्प्रेरक देखो ये काफ़ी चयनात्मक है। अगर एक पर अलग अलग सिर्फ उत्प्रेरक समान है, अगर उत्प्रेरक मतलब प्रतिकारक समान है, अब उत्प्रेरक को बदल दिए तो ये प्रतिफल बिल्कुल बदल गया। तो ये काफ़ी चयनात्मक होता है। तो ये तुमको हो गया। इसके बाद है तुमको एक उत्प्रेरक है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें कि सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, जिसमें कि तुमको है जियोलाइट का, तुमको सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, जियोलाइट का तुमको है, जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। जियोलाइट होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, सिलिकॉन को जियोलाइट जो होते हैं, जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, जिसमें विशेष प्रकार के, विशेष आकार के छिद्र होते हैं, जिसमें अभिक्रमक फिट हो जाते हैं तथा रासायनिक प्रतिक्रिया कर प्रतिफल का निर्माण करते हैं, और इसके बाद ये क्या होगा, प्रतिक्रिया का हट जाएगा। तो जियोलाइट जो होता है तुमको उसमें जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह विशेष छेद होता है, जैसे जैसे उसमें देखते हो छेद होता है, उसी तरह का उसमें बीच बीच में क्या होगा, छेद होगा। तो यह पानी के शुद्धिकरण में भी काम करता है, या पेट्रोलियम उद्योग में कार्य करने वाला एक उत्प्रेरक है, मुख्य उत्प्रेरक है ZSM5 अल्कोहल को गैसोलीन, मतलब कि जिसको पेट्रोल कहते हैं, गैसोलीन में बदल देता है। मतलब कि अल्कोहल से ZSM5 उत्प्रेरक डालोगे तो गैसोलीन पेट्रोल जिसको कहते हो, पेट्रोल में बदल जाएगा ये तुमको। इसमें ZSM5 उत्प्रेरक एक जियोलाइट का ही होता है, जिसमें मधुमक्खी छत्ते विशेष प्रकार का जगह होता है जहाँ पर कि उत्प्रेरक फिट बैठ के प्रतिक्रिया कर लेते हैं, और ये तुमको इसका एक उदाहरण है जियोलाइट का। इसके बाद जो तुमको टॉपिक बचा वो तुमको अब कहते हैं हम लोग जो एंजाइम कैटालिसिस है, एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरण।
उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तुम लोग को जो भी अगर क्वेश्चन वगैरह इसका बनाओगे, जो पाठनिहित प्रश्न है पीछे भी दिए हुए, एक्सरसाइज के भी प्रश्न हैं, वो भी तुमको एनसीईआरटी की बुक से बना सकते हो। और भी किसी बुक से क्वेश्चन बनाना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तो किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो, किसी में दिक्कत हो, राइस रूल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।